Very good morning to all of you. Good morning, sir. Now, all of you have chosen to become a judge. Yes, sir. And that requires that you are conversant with the laws relevant for being a judge and which are prescribed for judicial services examination in Madhya Pradesh and some other states also. Apart that, you should know what is the judicial philosophy, what is judicial ethics, and as you know that the ultimate function assigned to the judiciary. Are you comfortable in English? Yes, sir. कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, है ना? हिंदी में Yes, sir. अच्छा, ज़्यादा लोग हिंदी वाले हैं Yes, sir. और अंग्रेजी वाले भी हिंदी समझ लेंगे. Yes, sir. ओके, हम थोड़ा मिक्स रखेंगे, Yes, है sir. ना? तो एक न्यायाधीश के लिए जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट इज़ द डिलीवरी ऑफ जस्टिस. न्याय करना, न्याय देना, कहते हैं डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस. एंड दिस डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस हैज़ टू बी थ्रू द प्रोसेस ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स. निर्णय के द्वारा होनी चाहिए, जिसके लिए कहा जाता है कि उसे बोलना कम चाहिए, लिखना ज़्यादा चाहिए, क्योंकि लिखी हुई बात किंचित ज़्यादा ठोस होती है, वक्त ज़रूरत पे कभी भी उसको संदर्भित किया जा सकता है. आपका जो परीक्षा है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर सिविल जज जूनियर डिवीज़न, उसमें 4 पेपर्स होते हैं आपके, राइट, इन द मेन एग्जाम्स. प्रीलिम्स को तो हम ये मान के चलते हैं कि ऑल ऑफ यू मस्ट बी क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स, इट शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम. बट देन द मेन एग्जामिनेशन comprises of 4 papers. One is with regard to the civil law and procedure, another is with regard to criminal law and procedure, and one paper that is very essential is judgment writing. 100 marks का ये पेपर होता है, and you are supposed to write 2 judgments. आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, Yes, sir. ठीक है ना? उधर ध्यान नहीं होना चाहिए. Yes, sir. तो you are supposed to write 2 judgments, one in civil side and another on criminal side. And apart that, you are also supposed to settle the issues on the basis of given pleadings and to frame the charge on the basis of the case set up in the paper. तो आज हम जो चर्चा करेंगे यहाँ पे, वो निर्णय लेखन के बारे में चर्चा करेंगे. Judgment writing, which is never formally taught in law school to a student of law. LLB में पढ़ाया जाता है निर्णय लेखन. निर्णय लेखन से जुड़े हुए कुछ सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं. Order 20 in the Code of Civil Procedure, Section 354 in the Code of Criminal Procedure. But how to prepare a judgment, that is something a very different thing. And we will discuss here the judgment writing. तो अब ये बहुत बड़ा विषय है और हम इसको अभी आज कुछ इसका जो एक बेसिक फ्रेमवर्क है जजमेंट का, उसको डिस्कस करेंगे, और आगे जब भी जैसे भी अवसर आएगा तो हम उसके और कुछ बारीक उन पर जाएंगे, मुद्दों पर जाएंगे. नो व्हेन we say that the judgment writing and settlement of issues and framing of charge carries 100 marks in the civil judge examination, then what does it mean?
इसका क्या अर्थ हुआ? दैट इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 6 सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ, बिकॉज इन योर पेपर 1 there are 6 subjects, civil law paper, then in criminal law paper there are 6 subjects. So this paper relating to judgment writing is equal to 6 subjects of law. That is the weight of this paper, and for 6 subjects you have to prepare how many questions? At least 150 questions, at least. अपार्ट फ्रॉम द थॉरो प्रिपरेशन आपको 150 क्वेश्चन, तो मतलब 25 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट बहुत अच्छे तैयार होने चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि एटलीस्ट यू मस्ट नो वेरी क्लियरली हाउ टू राइट सिविल जजमेंट्स इन एटलीस्ट 10 एरियाज, 10 टाइप ऑफ सिविल जजमेंट्स, एंड likewise 10 type of criminal judgments. तो क्या है कि हमें सबसे पहले किसी भी विषय में जाने से पहले उसका क्या समझना चाहिए? आर्किटेक्चर समझना चाहिए। आर्किटेक्चर का मतलब यह है कि अल्टीमेटली व्हाट इज दिस ऑल जजमेंट राइटिंग। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि what is the importance of judgment writing as far as the civil judge competition is concerned. अब चूंकि हमने इम्पोर्टेंस अब जी कितनी 6 विषयों के बराबर है, तो हमको उतना ही फोकस भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, उतना ध्यान भी देना पड़ेगा। जितना उसका महत्व है उतना ही अगर हम ध्यान देते हैं तो कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से थोड़ी कम मेहनत के बावजूद हमें कुछ ज़्यादा मिलेगा। वी विल बी गेटिंग मोर आउट ऑफ सम लेसर इनपुट्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पेपर। नाउ when we say that we are here to discuss and deliberate about judgment writing, निर्णय लेखन के बारे में हम कुछ क्या करेंगे? चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे। तो उसमें एक हमारे पास में एक क्रोनोलॉजिकल सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ थिंग्स होना चाहिए जिनको हम कंसीडर करना चाहते हैं, ठीक है ना। एंड द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज अ जजमेंट, निर्णय क्या होता है। देन द सेकेंड थिंग शुड बी लॉजिकली व्हाई अ जजमेंट इज देयर, क्यों आखिरकार जजमेंट लिखा ही क्यों जाता है, राइट। एंड थर्डली what constitutes the raw material for a judgment. It is just like a structure. You have to prepare a structure, and for that you have the raw material. Then for whom you are writing the judgment, किसके लिए लिख रहे हैं आप ये निर्णय? This all will decide what ultimately should be the quality of the judgment. अब what is a judgment? That is the first thing. A judgment is the ultimate opinion of a judge with regard to a disputed point on the basis of which right, liability or disability of a person has to be decided. एक न्यायाधीश का वो फाइनल डिसीजन, वो फाइनल ओपिनियन, वो फाइनल स्टेटमेंट जिसके द्वारा किसी विवादित मुद्दा, किसके बारे में विवाद, राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, these are the three things, and this should be legal right, legal disability, ठीक है ना, it should be nothing beyond law. तो एक विधिक अधिकार या विधिक कर्तव्य या विधिक अयोग्यता के बारे में जब भी कोई विवाद है तो उस विवाद के विषय में न्यायाधीश के द्वारा जो दिया गया अंतिम विनिश्चय वो निर्णय कहा जाता है। दैट इज द फाइनल ओपिनियन
and now this final opinion is with regard to a legal right, a legal obligation, a legal disability. डिसेबिलिटी, एक डिसेबिलिटी का उदाहरण जानते हैं, राइट का उदाहरण तो जानते होंगे आप, डिसेबिलिटी का उदाहरण बता सकते हैं? When the law imposes a disability, so there are suits for declaring a person insolvent. दिवालिया घोषित करने के लिए भी सिविल विधि के अंतर्गत वाद लाया जाता है। जो व्यक्ति अपने आप को दिवालिया घोषित करना चाहता है वो भी वाद ला सकता है। कभी कभी वो खुद लाता है कि कहीं जेल ना जाना पड़े, इसलिए पहले इंसॉल्वेंट घोषित हो जाइए, फिर बाकी छूट आराम मिल जाएगा। और कभी कभी दूसरे लोग वो भी लेके आते हैं इंसॉल्वेंसी सूट में। फिर क्या होगा कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज अटैच हो जाती हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो दिस इज राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी flowing from some provision of law which is disputed and has to be decided by a court of law. ठीक है ना? तो अब ये आपके समझ में आ गया कि जजमेंट क्या होता है। When basically it is with regard to rights, it is civil cases. When it is basically with regard to the criminal liability, it is the criminal cases. And disability may be on the civil side as well as on the criminal side. ठीक है ना? अब एक जब व्यक्ति का चयन जज के लिए होता है तो अ जज हैज टू परफॉर्म हिज फंक्शन इन टू कैपेसिटीज। ठीक है ना? जज तो बन जाते हैं, सिविल जज बन गए, सिविल जज जूनियर डिवीजन, दैट इज द एंट्री लेवल जज, यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि छोटे जज हो गए, जज कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जज इज जज। अब वो सिविल जज जब सिविल साइड में काम करता है तो वो कहलाता है सिविल जज, और साथ ही साथ उसे क्रिमिनल साइड में भी काम करना होता है। देन ही इज नोन एज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, नॉट मजिस्ट्रेट ओनली, मजिस्ट्रेट with judicial magistrate either second class और first class। तो ये दो कैपेसिटी हो गई। और जब एक जज सिविल मामले में फैसला देता है तो लिखता है द कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन। ठीक है ना? और जब वो क्रिमिनल मामले में फैसला देता है तो इट इज द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब अगली चीज पे आते हैं कि अल्टीमेटली व्हाट इज द रॉ मटेरियल टू स्ट्रक्चर ए जजमेंट either इन अ सिविल केस और इन ए क्रिमिनल केस। कोई भी मामला हो, सिविल या क्रिमिनल, आखिरकार उसका रॉ मटेरियल क्या है? फ्रॉम व्हाट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए जजमेंट, फ्रॉम व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर ए जजमेंट। इसमें 5 चीजें हैं बिल्कुल प्रमुख। देखिए, जो भी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर बन जाएगी, राइट? और वो अगर तस्वीर स्पष्ट है तो फिर आप भूलेंगे नहीं उसे, आपको क्रेमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप जितना फोकस्ड होके सुन सकते हैं उतना फोकस्ड होके सुनते जाइए। हम फिर 15-20 मिनट थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी रखेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दी रॉ मटेरियल। अल्टीमेटली निर्णय किस चीज़ पे आधारित होता है? द फर्स्ट इज द प्लीडिंग्स, अभिवचन। अब ये प्लीडिंग्स तो सिविल केस में हो गया, यही जब क्रिमिनल केस में आएंगे तो उसे बोलेंगे हम प्रोसिक्यूशन केस, पुलिस केस। वो क्या है? अल्टीमेटली दे हैव ऑल्सो टू प्लीड। प्ली मीन्स टू से समथिंग अबाउट वंस असर्शन, वंस राइट। तो जब प्रोसिक्यूशन आता है तो वो जो 173 सीआरपीसी में, जानते हैं 173 सीआरपीसी, उसमें वो अपनी सारी बातें कहते हैं। देयर इज ए पुलिस रिपोर्ट,
and that report is supported with documents, etc. So that is the plea of the prosecution in the case of a criminal case. And in civil case, what are pleadings? Plaint, written statement. Plaint, written statement. ठीक है ना? Then there may be sometimes there be replication, है ना? But then basically these are the pleadings. Pleadings में दोनों पक्षों का क्या कहना है, विवाद के बारे में, अधिकार के बारे में, अयोग्यता के बारे में, वो दोनों चीज़ें उसमें आती हैं. Second thing is that what are the disputed points of law and fact. Once the pleadings are before you, then you know what are the disputed points. ठीक है ना? प्लीडिंग्स आ गई हैं, उनसे डिटरमिन हो जाता है कि डिस्प्यूट आखिरकार किस बारे में है. एंड वंस देयर इज अ डिस्प्यूट, देन द डिस्प्यूट हैज टू बी सीन इन द बैकग्राउंड ऑफ लॉ. ठीक है ना? आखिरकार ये जो डिस्प्यूटेड पॉइंट है, जो क्लेम ऑफ राइट है, क्लेम ऑफ लायबिलिटी है, क्लेम ऑफ डिसेबिलिटी है, किस कानून पे आधारित है? वेयर लाइज द लॉ? क्योंकि कोई भी राइट, लायबिलिटी या डिसेबिलिटी बिना कानूनी आधार के हो ही नहीं सकता है. देयर शुड बी ए लीगल बेसिस टू क्लेम ए राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी. So the third thing, that is what is the relevant law, जिसके आधार पे ये अधिकार या दायित्व या निर्योग्यता का अभिवचन किया गया है. That is the third thing. The fourth thing happens to be the evidence brought by the parties before the court in support of their pleadings. अपने अभिवचनों के समर्थन में दोनों पक्षों के द्वारा न्यायालय के समक्ष क्या साक्ष्य लाई गई है. दैट इज द फोर्थ इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर ए जजमेंट. ठीक है ना? बिल्डिंग बनाते हैं, सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, स्टील चाहिए, सो मैनी थिंग्स. सो ये सब वही स्टील है, वही सीमेंट है, वही ब्रिक्स है, जिनसे आपको क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है एक निर्णय. सो फर्स्ट थिंग प्लीडिंग्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. नाउ फिफ्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जजमेंट. अभी वॉट एवर यू हैव फाउंड इज द फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है ना? एंड देन द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच हैपन्स टू बी द सोल ऑफ द जजमेंट इज द रीजनिंग पार्ट. कि उसमें सारा का सारा तर्क क्या है, किस चीज के लिए क्या तर्क है. दैट इज कंसिडर्ड टू बी द सोल ऑफ द जजमेंट. आत्मा जिसे कहते हैं, है ना? ये कहा गया है कि unless the judgment or order is well reasoned, it is no judgment or order in the eyes of law. जज से ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ये कह देगा कि देखिए ये बात सही है और ये बात गलत है. ये बात क्यों सही है या ये बात क्यों गलत है, एंड दैट इज द रीजनिंग पार्ट. तो हमने ये देखा कि नाउ वी डेवलप द डेफिनेशन ऑफ द जजमेंट. हमने जजमेंट की एक पहली डेफिनेशन ली थी, बेसिक डेफिनेशन. अब हम उस डेफिनेशन को डेवलप करते हैं थोड़ा सा. तो क्या डेवलप करेंगे कि ए जजमेंट इज द फाइनल स्टेटमेंट बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ with regard to a disputed legal right or disability based on pleadings made by the parties. Issues raised in the matter, law applicable to the case, evidence adduced in the matter,
दैट इज द जजमेंट। थोड़ा देखा ना हमने एक जजमेंट का, हमने आकार प्रकार थोड़ा अब और बारीकी से जाके देखा। नाउ दिस इज द जजमेंट। द क्वेश्चन अराइजेज अल्टीमेटली, why should be a judgment and for whom we or a court of law or a judge prepares a judgment। सबसे पहला इनको बोलते हैं हम स्टेक होल्डर्स। अगर हम लीगल लाइन, हु आर द इट्स स्टेक होल्डर्स इन दिस प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। किन किन के जो कहते हैं ना कि हमारा कुछ दाव पे लगा हुआ है, तो सबसे पहला कौन होते हैं? पक्षकार, जो आते हैं न्यायालय के सामने, जो अपने अधिकार के इन्फोर्समेंट के लिए आते हैं, किसी लाइबिलिटी के इन्फोर्समेंट के लिए आते हैं। सबसे पहला तो उनके लिए आप जजमेंट लिखते हैं, ठीक है ना। दूसरा उनके वकीलों के लिए, जिन्होंने उनका केस लड़ा है, क्योंकि वकील इस बात से ज़्यादा संबंध रखता है कि उसकी जो बातें थीं, जो तर्क थे, जो आर्गुमेंट्स थे, जो प्लीज थी, उनको कैसे हैंडल किया गया है। एक वकील, एक पक्षकार को किस बात की चिंता होती है कि वो जीता या हारा। वो पहला यही पूछता है कि क्या हुआ, मैं जीत गया या हार गया, ठीक है ना। एक वकील को उससे ज़्यादा चिंता ये होती है कि मैंने जो जो बातें उठाई थीं, वो सारी बातें न्यायाधीश ने कंसीडर की या नहीं की हैं, और की हैं तो किस तरीके से कंसीडर की, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेक होल्डर इज द पार्टीज टू द केस। द सेकेंड स्टेक होल्डर आर द लॉयर्स which have appeared in that case. Now the third stakeholder is the appellate court. लगभग सभी निर्णय या आदेश, लगभग, उनको वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बाय वे ऑफ अपील, एंड सम ऑफ द टाइम्स it is by way of revision, but then it is always subject to challenge। तो अब जब आपका निर्णय एक वरिष्ठ जो न्यायालय है उसके निर्णयाधीन है, तो वो भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो ट्रायल जज है उसने क्या लिखा है, जो बात है वो तथ्य सम्मत है कि नहीं, विधि सम्मत है कि नहीं, युक्ति सम्मत है कि नहीं। तीन चीज़ें हो गई ना। जब हम कहते हैं कि कोई भी निर्णय तथ्य सम्मत होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि द जजमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, नॉट एनी एक्सट्रेनियस मैटर। कभी कभी जजेज ऐसा करते हैं कि वो फाइल तो एक तरफ रखी रह जाती है, कुछ अपनी बात भी जोड़ देते हैं, लिख देंगे जैसा कि सर्वविदित है। अरे विदित है तो कहाँ से है। देन दूसरी चीज़ कि लीगल है कि नहीं, विधि सम्मत है कि नहीं, सुसंगत विधि का सही एप्लीकेशन हुआ कि नहीं हुआ है। और तीसरा हमने क्या देखा, तर्क संगत है कि नहीं, युक्ति संगत है कि नहीं। तो आपका जो अपीलेट कोर्ट है, किसी भी मामले में एक निर्णय का परीक्षण किन 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 आधारों पर करता है? तथ्य सम्मत, विधि सम्मत और युक्ति सम्मत। और ये तीनों चीज़ें अगर हैं तो कैसा फैसला होगा? न्याय सम्मत होगा। दैट विल बी ए जस्ट डिसीजन विच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, is in according with the law applicable to the facts of the case and is well reasoned. That is the justice. Justice क्या हुआ? सभी के लिए, पार्टीज के लिए भी, वकीलों के लिए भी, अपीलेट कोर्ट के लिए भी, कि आप एक न्यायाधीश ने तथ्यों का, विधि का, तर्क का सही समावेश करते हुए न्याय सम्मत फैसला दिया है।
हम बात कर रहे थे कि जजमेंट किसके लिए लिखते हैं। पार्टीज टू द सूट, लायर्स टू द केस हु हैव अपीयर्ड, द appellate court, and lastly and most importantly to the public at large। देखिए, ये जो फैसले होते हैं ना अदालत में, विवाद तो दो पक्षों के बीच में होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की उस पर नज़र होती है। लोग कई बार तो इम्पॉर्टेंट केसेस को वॉच करते रहते हैं, जज साहब क्या कर रहे हैं, कैसे एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, फैसले में उन्होंने क्या बातें हैं, कौन से मुद्दे किस तरीके से उठाए हैं, क्योंकि उनके पास भी ऐसे ही मिलते जुलते मामले या विवाद हो सकते हैं। दे टेक द क्लू। तो ये हमने देखा कि एक निर्णय किस लिए, किसके लिए लिखा जाता है, ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे कि ये निर्णय का जज से क्या संबंध होता है। एक निर्णय एक जज के व्यक्तित्व का बिल्कुल दर्पण होता है। अ जजमेंट इज द मिरर ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ अ जज। वो जज सोचता है तो उलझन में सोचता है या सुलझा सुलझा सोचता है। उस जज की विचार प्रक्रिया, चिंतन प्रक्रिया पारदर्शी है या ओपेक है। उस जज को तथ्यों का मूल्यांकन करना आता है कि नहीं आता है। उस जज को कानून की समझ है कि नहीं है, कितनी समझ है। वो जज कानून को दिए हुए तथ्यों में किस प्रकार से अप्लाई करता है, ये भी, ठीक है ना। तो ये सब क्या हुआ, जज की पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। क्या इंटेलिजेंस है जज में, क्या उसका इंटेलेक्चुअल लेवल है, क्या उसकी कैपेसिटी ऑफ कंप्रहेंशन है। मतलब कंप्रहेंशन का मतलब होता है कि मैं जो बात आपको कह रहा हूँ, आप उसको जितना ज़्यादा समझ पा रहे हैं उतना ही ज़्यादा आपकी कैपेसिटी ऑफ कंप्रहेंशन हो गई। कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, कैपेसिटी ऑफ रीजनिंग क्या है, क्योंकि बिना रीजनिंग के तो फैसला ही नहीं हो सकता। हमने कहा कि दैट इज द सोल ऑफ द जजमेंट। और फिर ए जजमेंट इज समथिंग विच कम्युनिकेट्स टू द पब्लिक एट लार्ज व्हाट इज बीइंग डन। तो कम्युनिकेशन आपका कैसा है, लिखित में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन क्लियर है, एम्बिगुअस है, उलझा हुआ है, आप जो कहना चाहते हैं वो कह ही नहीं पा रहे अच्छे तरीके से, तो ये आपके कैपेसिटी, मतलब कि जज की जो कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन कैपेसिटी है, उसका भी परिचय है। और इसीलिए हम कहते हैं कि एक निर्णय एक न्यायाधीश के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। दैट्स व्हाई यू गिव मी ए जजमेंट, I will read and I can tell so many things about the judge. एटीट्यूड भी पता चल जाते हैं, कैसा एटीट्यूड है। तो इसलिए ए जजमेंट शुड ऑलवेज बी रिटन और प्रिपेयर्ड इन ए केयरफुल मैनर आफ्टर properly understanding the facts of the case, the law related to the case, the evidence adduced in the case, and the analysis carried out in the judgment। ठीक है ना। अब हमने एक बेसिक चीज़ें समझ ली जजमेंट के बारे में। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि एक सामान्य, अभी सिविल क्रिमिनल पे नहीं जा रहे कि सिविल का जजमेंट, कि क्रिमिनल का जजमेंट, कि रेवेन्यू, हम इस पर नहीं जा रहे। अभी हम एक निर्णय को लेके चल रहे हैं। एक निर्णय के कितने भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ द जजमेंट। मैं बोर्ड पे ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आई विल बी इन्वॉल्व इन फेस टू फेस टॉकिंग, ठीक है ना, केयरफुली फोकसिंग ऑन व्हाट आई वांट टू से।
अब हम क्या है कि निर्णय के भाग कितने होते हैं। अब निर्णय को हम बेसिकली 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। किसी भी निर्णय को, एनी जजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। द फर्स्ट इज द मुखड़ा, फेस ऑफ द जजमेंट, जिसे टाइटल भी कह सकते हैं। मतलब कि ये फेस ऑफ द जजमेंट टेल्स यू अबाउट द डिस्प्यूट। व्हाट इज द डिस्प्यूट, व्हाट आर द पार्टीज, हु इज द जज, व्हाट इज द कोर्ट, even when the case was instituted and when the case is being decided। यही तो फेस हुआ ना। फेस का मतलब होता है कि एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन अबाउट द केस। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है जिसे हम फेस ऑफ द जजमेंट कहते हैं, वो आपको उस पूरे के पूरे मामले से एक प्राथमिक रूप में परिचित कराता है। तो अब सबसे पहले उसमें क्या होगा, द फर्स्ट थिंग, सबसे पहला क्या होना चाहिए, माई राइटिंग इज वेरी पुअर because I have been writing very little for last 30-40 years। तो सबसे पहला, सबसे शीर्ष में होता है न्यायालय का नाम, और ये न्यायालय का नाम बता देता है कि इट इज सिविल और क्रिमिनल। ठीक है ना, सिविल है या क्रिमिनल है ये पता चल जाता है। देन हु इज प्रिसाइडिंग, जज कौन है, नाम ही लिखा जाता है। सिविल केसेस में नीचे ब्रैकेट में लिखते हैं प्रिसाइडेड बाई, और क्रिमिनल केसेस में एट मजिस्ट्रेट लेवल जो कोर्ट होती है वो जज के नाम से ही होती है। ठीक है ना, द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ए, है ना, द कोर्ट ऑफ रामचरण सिंह जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इंदौर। सो द नेम इज देयर with the designation in the criminal case, and in civil case वो नीचे उसको इसके नीचे लिख देते हैं। Then the third thing usually which is expected from the judges, हालांकि ये न तो क्रिमिनल रूल्स में दिया हुआ है, न CRPC में दिया हुआ है, न CPC में दिया हुआ है, लेकिन बट ओवर द टाइम दिस प्रैक्टिस हैज डेवलप्ड। डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, केस नंबर एंड डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो ये पता चल जाता है कि ये केस शुरू कब हुआ। केस नंबर तो बदलते भी रहते हैं, जब एक केस दूसरे केस में ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसका नंबर बदल जाता है, लेकिन डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन कभी नहीं बदलती। अब इसके बाद आता है नेम ऑफ द पार्टीज। नेम ऑफ द पार्टीज में इफ इट इज अ क्रिमिनल केस, तो पार्टीज कौन कौन हैं? स्टेट है, स्टेट पुलिस केस में स्टेट है, और जो भी उसमें एक्यूज्ड है। अगर कंप्लेंट केस है तो इट इज द कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट स्टेट की जगह कौन होगा? कंप्लेनेंट होगा, और एक्यूज पर्सन्स होंगे। ठीक है ना। इन सिविल केस इट इज ऑलवेज प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। ठीक है ना। तो अब हमने क्या देखा कि नेम ऑफ द पार्टीज आ गई, मतलब कि यहाँ पे ऊपर क्या आ गया? प्रोसिक्यूशन और
प्लेंटिफ, और यहां पे क्या आ गया, एक्यूज पर्सन्स और डिफेंडेंट। ठीक है। सो नाउ वी नो दैट हु इज द जज, व्हेन द केस वाज इंस्टीट्यूटेड, हु हैज इंस्टीट्यूटेड द केस। हम कहते हैं ना कि एक फेस ऑफ द केस है, तो फेस से पता चल रहा है कि किसने इसको दायर किया है, कब दायर किया गया है, कहाँ दायर किया गया है, किसने दायर किया है। जैसे पुलिस केस और ए कंप्लेंट केस, इन सिविल केस हु इज़ द प्लेंटिफ, हु इज़ द डिफेंडेंट, ये सारी जानकारी हमको मिल गई। अभी हम आगे नहीं बढ़े, अभी हम केवल उसके बाद डेट ऑफ जजमेंट। इसको लिखते हैं डिलीवर्ड ऑन दिस 5th day of December 2022। आप जब परीक्षा में निर्णय लिखें तो जो निर्देश उसमें दिए हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा। उसमें आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज न हो, इसके लिए बहुत सारे निर्देश होते हैं। ठीक है ना। और उस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखनी है जो आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करती हो। योर आइडेंटिटी इज योर रोल नंबर। तो जैसे अब मैंने बताया ना, नेम ऑफ द जज। अब ये नेम ऑफ द जज जो है, जहाँ पे आता है ऊपर ये जज, तो अब वहाँ पे आपको अपना नाम नहीं लिखना, क्योंकि इट इज़ प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ। इवन what I prohibited is you have to not write the name of the parties as you think। अगर निर्णय में दिया हुआ है पक्षकारों का नाम, आप लिखिए। मतलब निर्णय मतलब कि आपके प्रश्न पत्र में दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है तो मत लिखिए। देन द बेस्ट थिंग इज टू राइट A वर्सेस B। ठीक। तो हमने ये देखा कि ये दिस इज द फेस ऑफ द जजमेंट। इट इंट्रोड्यूसेस अस और एनी पर्सन फॉर दैट मैटर विद द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द केस। व्हाट इज दिस बेसिक इंफॉर्मेशन? कि कब ये मुकदमा लाया गया, कहाँ लाया गया और क्या इसमें जो है पक्षकार हैं। अब एक और चीज़ जो फेस ऑफ द केस में शामिल है, दैट इज द फर्स्ट पैरा ऑफ द जजमेंट। आपका जो ओपनिंग पैराग्राफ है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फेस ऑफ द जजमेंट। क्योंकि अगर ये सिविल केस है तो ये बताएगा कि क्या रिलीफ मांगा गया है। जैसे अगर जो है सूट काय के लिए है, परमानेंट इंजंक्शन के लिए, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या होगा कि यह वाद इस आशय के स्थायी व्यादेश हेतु संस्थित किया गया है कि जो भी व्यादेश मांगा गया हो, कि प्रतिवादी उसके घर के सामने जानवर नहीं बांधा करे। गांवों में ऐसे बहुत झगड़े होते हैं, वो घर के सामने भैंस बांध दी। तो दिस देयर मे बी ए सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम जस्ट पुटिंग ऑल दीज एग्रीकल्चर एनिमल्स इन फ्रंट ऑफ द हाउस ऑफ अ पर्सन। तो ये पहला पैराग्राफ आपको क्या बताएगा कि सूट किस लिए लाया गया। वादी ने यह वाद संविदा दिनांक फलाने फलाने के विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु प्रस्तुत किया है, जो फलानी जगह स्थित भवन के संबंध में है। तो क्या पता चलता है कि दिस इज ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विद रिगार्ड टू ए हाउस सिचुएटेड एट ए पार्टिकुलर प्लेस। राइट। इसी तरीके से अगर सपोज
इट इज सूट फॉर डैमेजेस इन ए केस ऑफ डिफेमेशन, तो क्या लिखा जाएगा कि यह वाद 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति के लिए क्या जो डिफेमेशन है के संबंध में प्रस्तुत किया गया। तो अब हमने ये देखा कि ये जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है उस सारे केस की हमको मिल गई है कि किस लिए ये सूट है, किसके द्वारा लाया गया है, किसके विरुद्ध लाया गया है, कब लाया गया है, किस जज के द्वारा इस पर निर्णय दिया जा रहा है, किस दिनांक को निर्णय दिया जा रहा है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज इंट्रोडक्टरी टू द केस। ठीक है ना। ये हो गया फेस ऑफ द जजमेंट। द सेकेंड पार्ट इज द facts averred by or the pleadings of the parties. Facts averred by the parties or pleadings of the case. अभिवचन क्या है? अब इन अभिवचनों को आप जो है 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, 3 parts. When I say pleadings, it includes plea also in a prosecution case also. ठीक है ना। अब इसके 3 पार्ट हो गए। द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द अनडिस्प्यूटेड और एडमिटेड फैक्ट्स इन द केस। उस विवाद से संबंधित स्वीकृत या अविवादित तथ्य क्या है। तो अब जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम सो मैनी थिंग्स आर अनडिस्प्यूटेड, कौन कहाँ रह रहा है, कौन कहाँ कब से रह रहा है, किसने किससे क्या चीज़ खरीदने का सौदा किया था, या किसने किसके साथ में किस तरीके का व्यवहार किया है। इफ़ दीज आर द रिलेवेंट फैक्ट्स फॉर द डिसीजन ऑफ द केस, तो उनको आप कहाँ लिखेंगे, पैरा नंबर 2 ऑफ द जजमेंट, दैट इज द अनडिस्प्यूटेड और एडमिटेड फैक्ट्स ऑफ द केस। Admitted facts are usually in the civil cases. ठीक है ना। क्रिमिनल केसेस में बेसिकली इस तरीके से एडमिटेड फैक्ट्स नहीं आते हैं, लेकिन जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्टरी होते हैं, अभियुक्त कहाँ का रहने वाला है, उसके पिता का नाम क्या है, उसकी कुछ लोगों से क्या रिश्तेदारी है, जैसे मृतका पत्नी थी, भाई था, पिता था, दोस्त था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दीज फैक्ट्स आर नॉट डिस्प्यूटेड, and this is discerned when the accused is examined under section 313 of the Code of Criminal Procedure, examination of accused। वहाँ पे उससे हर एक तथ्य के बारे में पूछा जाता है और वो बताता है कि स्वीकार है कि नहीं स्वीकार है, या उसका पक्ष क्या है। तो अब आपने क्या किया कि अनडिस्प्यूटेड या एडमिटेड फैक्ट्स को भी ले लिया। ठीक है ना। देन द नेक्स्ट इज व्हाट आर द रेलेवेंट प्लीडिंग्स ऑफ प्लेंटिफ और प्रोसिक्यूशन। अगर सिविल केस है तो वादी का क्या कहना है, जो सुसंगत है लेकिन एडमिटेड नहीं है। और अगर क्रिमिनल केस है तो अभियोजन का मामला क्या है, जिसे बोलते हैं हम अभियोजन कथा, अभियोजन का प्रकरण। Many times they will say the prosecution story briefly stated is, many times the prosecution case briefly stated is। संक्षेप में अभियोजन का मामला इस प्रकार है, संक्षेप में अभियोजन कथा इस प्रकार है, संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है। ठीक है ना। अभी हम पार्ट्स पे चल रहे हैं, अभी इन पार्ट्स के अंदर भी जाएंगे हम थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, प्लेंटिफ या प्रोसिक्यूशन का वर्जन हो गया। ठीक, नो प्रॉब्लम। अब आपको जो प्रश्न पत्र में आता है, ये तो दोनों बातें काफ़ी अपने आप में बिल्कुल लिखी हुई आती हैं। ठीक है ना। कोर्ट में थोड़ा अलग होता है। कोर्ट में क्या होता है कि प्लेंट मालूम पड़ा कि 25 पन्ने का है। अब 25 पन्ने तो आप उतार नहीं सकते, तो आपको उससे क्या करना होता है, कॉन्साइज करना होता है, उसका संक्षिप्तीकरण करना होता है, समराइज करना होता है। रेलिवेंट फैक्ट्स नेसेसरीली टू बी पुट इन ए कॉन्साइज एंड प्रीसाइज मैनर। यहाँ तो वैसे ही आएंगे, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी
जो कैपेसिटी टू कॉन्साइज द फैक्ट्स, उसको जांचने के लिए हो सकता है कि कुछ अनावश्यक तथ्य भी उसमें दे दिए जाए। अब आप जजमेंट लिखेंगे, आप उन अनावश्यक तथ्यों को जजमेंट में भी लिख देते हैं, तो इसका मतलब कि यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू कॉन्साइज द स्टेटमेंट। मतलब आपने तो क्या किया, नकल कर दी, आपकी एप्लीकेशन ऑफ माइंड वहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है ना? तो ये आप देखेंगे कि जो तथ्य हैं वो सुसंगत हैं और उनको आप प्रिसाइज मैनर में लिख रहे हैं, बी इट ए प्रोसिक्यूशन केस और इट इज़ ए सिविल केस। अब इसके बाद में क्या आएगी, नेचुरली क्या बात आएगी बताइए। अब अगर वादी का वर्जन आ गया है तो प्रतिवादी का वर्जन आएगा, अगर अभियोजन का वर्जन आ गया है तो बचाव का वर्जन आएगा। सो व्हाट इज द केस ऑफ द डिफेंस और व्हाट इज द केस ऑफ द डिफेंडेंट, दैट हैज टू बी पुट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन आई से नेक्स्ट पैराग्राफ, इट डजंट मीन नेक्स्ट वन पैराग्राफ। ये मामले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो फैक्ट्स हैं आप उसको एक पैराग्राफ में लिख पा रहे हैं या 5 पैराग्राफ में लिख रहे हैं या 8 पैराग्राफ में लिख रहे हैं। कभी कभार फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ज़रूरी भी होते हैं तो उनको, लेकिन आपके लिए जो आएगा वो उसमें वैसा उतने विस्तृत तो फैक्ट होंगे नहीं। ठीक है ना? लेकिन फिर भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब आप पैराग्राफिंग करें फैक्ट्स की तो वो भी लॉजिकल पैराग्राफिंग होनी चाहिए। व्हाट इज लॉजिकल पैराग्राफिंग? लॉजिकल पैराग्राफिंग ये कि आप उन तथ्यों को सिलसिलेवार एक लॉजिकल ऑर्डर में लिखें। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ जो बाद में आनी चाहिए वो तो आपने पहले लिख दी और जो पहले आनी चाहिए वो सबसे बाद में लिख रहे हैं। तो ये जो यही कैपेसिटी है आपकी कि आप प्लीडिंग्स को कैसे रिप्रोड्यूस करते हो। It simply doesn't mean that you are copying it from the paper, or some of the judges they do it, वो सारा का सारा वादपत्र उतार देते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तक क्या हो गया, फैक्चुअल पार्ट हो गया। अब फैक्चुअल पार्ट हो गया तो देन द डिस्प्यूटेड पॉइंट्स ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स क्या है, ये आएगा, बट नेचुरल है। अगर सिविल केस है तो क्या लिखते हैं कि उक्त अभिवचनों के आधार पे इस प्रकरण में निम्न वाद प्रश्न निर्धारित किए गए हैं या निम्न विवाद्यक बिंदु निर्धारित किए गए हैं। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ द प्लीडिंग्स स्टेटेड हियर इन अबव फॉलोइंग इश्यूज हैव बीन सेटल्ड। वो सिविल केस में हो गया। अगर क्रिमिनल केस है तो क्या लिखेंगे कि अभियुक्त के ऊपर ये अभियोग लगाया गया। अभियोग तो बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाएगा। अब इसमें आप ये अभियोग से थोड़ा सा और आगे जाके, क्योंकि आपका फर्स्ट पैराग्राफ तो ये बता रहा है कि अभियुक्त के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने फलाने तारीख को फलाने स्थान से फलानी चीज़ की चोरी की, तो वो तो वहाँ आ गया, दैट इज़ द चार्ज। लेकिन अब अगर यहाँ आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कि विचारणीय बिंदु क्या है क्रिमिनल केस में। कि पहली चीज़ कि क्या अभियुक्त के पास से क्या, पहली चीज़ कि क्या एक्स वस्तु की चोरी हुई, क्या चोरीशुदा वस्तु अभियुक्त के पास से बरामद हुई है, क्या उसने उसको बेईमानी पूर्वक प्राप्त किया था। दैट्स ऑल। सो हियर इन ए केस इफ इट रिलेट्स टू ऑफेंस अंडर सेक्शन 379 ऑफ द आईपीसी, द 3 पॉइंट्स नीड टू बी डिटरमिन्ड। लेकिन सिविल केस में तो जो इश्यूज बने हैं वो पूरे के पूरे लिखने। ठीक है? अभी भी आपने कुछ नहीं किया है, अभी सिंपली आपने चीज़ों को रिप्रोड्यूस किया है। ठीक है ना? अब इसके बाद पार्ट 3 ऑफ द जजमेंट स्टार्ट होता है, एंड दैट इज द
डिस्कशन, एनालिसिस एंड एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस। जो साक्ष्य आई है उसका विश्लेषण और मूल्यांकन विधिक सिद्धांतों को दृष्टि में रखते हुए, मतलब यही तो करना है। एविडेंस आपके सामने आई गई थी पहले से ही, प्लीडिंग्स को आपने समराइज कर लिया है। एविडेंस को एनालिसिस से पहले समराइज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग करते हैं लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। हमको एविडेंस को यथास्थान जहाँ जिस चीज़ को डिस्कस और एनालाइज करना है वहाँ पे एविडेंस को लेके आना चाहिए, ठीक है ना, और वहाँ पे फिर उसकी गुणवत्ता की जांच भी करनी चाहिए, राइट। अब ये कौन सा पार्ट हुआ? पार्ट थर्ड। एंड द पार्ट 4 इज योर फाइनल कंक्लूजन विद रिगार्ड टू द डिस्प्यूट। आपका अंतिम निष्कर्ष जो किसके ऊपर निर्धारित है? प्लीडिंग्स, एविडेंस, एनालिसिस, एप्रिसिएशन, एंड दिस ऑल नाउ फिल्टर डाउन, ठीक है ना, डिस्टिल्ड डाउन इनटू योर फाइंडिंग्स। तो इस तरीके से एक निर्णय के कितने अंग हो गए? 4 अंग हो गए। इज देयर एनी कंफ्यूजन विद रिगार्ड टू एनी ऑफ द पार्ट ऑफ ए जजमेंट, बी इट ए सिविल केस और ए क्रिमिनल केस? कोई कंफ्यूजन नहीं। वी शुड रिपीट इट। फर्स्ट इज द फेस ऑफ द जजमेंट, ठीक है ना। फेस ऑफ द जजमेंट इंट्रोड्यूसेस a person with regard to so many things of the judgment, including what is the dispute, who are the disputant parties, when the list was brought before the court, who has heard the case, who is going to decide the case, and when the case is going to be decided। इतनी सारी चीज़ें पता चली। फिर हमने देखा पार्ट 2 में क्या आया, पार्ट 3 में क्या आया। फैक्ट्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, अनडिस्प्यूटेड, देन एक पक्षकार का, फिर दूसरे पक्षकार का, फिर देन व्हाट आर द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन और व्हाट आर द इश्यूज दैट हैज बीन सेटल्ड इन द केस, एंड देन द एनालिसिस पार्ट, एंड देन इज द फाइनल डिसीजन और द फाइनल कंक्लूजन। ये हमने देखा कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है एक जजमेंट का, वो कोई भी जजमेंट हो एक्सेप्ट फॉर ए अपीलेट कोर्ट जजमेंट। अभी हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपीलेट कोर्ट को फिर ये भी लिखना पड़ता है कि व्हाट फाइंडिंग्स हैव बीन रिकॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट एंड व्हाट इज द रीजनल और रेशनल बिहाइंड द फाइंडिंग्स, क्योंकि वहाँ पर फिर वो फाइंडिंग्स पे विचार होता है, ये फाइंडिंग सही है या गलत है, ठीक है ना। अब हमने ये देख लिया। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ द जजमेंट। भाषा हमारी कैसी होनी चाहिए? तो भाषा का आशय हिंदी या अंग्रेजी से नहीं है। भाषा का आशय है कि हमारी जो विचारों का प्रवाह है, द फ्लो ऑफ द लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Ultimately, it is the flow of the language which shows that whether a judgment is easy and comprehensible or whether this judgment is very complicated. मुझे एक जजमेंट मिला 1995 या 96 की बात है। मैं डिस्ट्रिक्ट जज के लिए प्रमोट हुआ था उस समय, और एक मेरे जो सीनियर जज थे उन्होंने एक जजमेंट लिखा था। मर्डर का केस था, ट्रिपल मर्डर का केस था, कन्विक्शन रिकॉर्ड किया था उन्होंने। हम लोग साथ कोर्ट से वापस लौटते थे, तो उन्होंने बताया कि आज तो मैंने एक बड़ा जजमेंट दिया है और उसमें 7 लोगों को मैंने सज़ा दे दी है उम्र कैद की। तो जिज्ञासावश मैंने पूछा, मेरे एक और साथी थे, बोले सर देखा आपका वो जजमेंट हमें मिल जाएगा क्या, हम थोड़ा पढ़ना चाहेंगे कुछ सीखने के लिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मिल जाएगा। तो करीब 70-80 पेज का जजमेंट था, दे दिया उन्होंने। उस समय कंप्यूटर तो होता नहीं था, हमेशा जजमेंट की एक टाइप्ड कॉपी निकाली जाती थी।
और उसके बाद मैंने उसको कई दफ़ा पढ़ने की कोशिश की, बट टू माई मिसफॉर्चून आई कुड नॉट कंप्लीट इट एवर। पढ़ी नहीं, वो समझ में नहीं आता था कि आखिरकार जज साहब कहना क्या चाह रहे हैं, कहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, किस तरतीब से कह रहे हैं। कुछ जब कहते ना कि अभी कुछ तो समझ में आना चाहिए। और वो जजमेंट तो पूरा था और 80 पेज का भी था। सो दैट शुड नॉट बी द फ्लो एंड द लैंग्वेज ऑफ द जजमेंट। जजमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसे पक्षकार समझ सकें, उनके वकील समझ सकें, आपका अपीलेट कोर्ट समझ सके, और अगर कोई भी पढ़े तो वो समझ सके। इसके लिए क्या जरूरी है? पहली चीज़, हमारे वाक्य कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, कंपाउंड सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, सरल वाक्य रखिए। और अगर कंपाउंड हैं तो उनको बड़ा सिस्टमेटिकली 2 पार्ट में डिवाइड करिए विद सेमीकोलन। जैसे कि यह वाद उद्घोषणा के लिए, स्वत उद्घोषणा के लिए प्रस्तुत किया गया है, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल। स्वत उद्घोषणा के लिए प्रस्तुत किया गया है जो फलानी फलानी जगह स्थित भवन के विषय में है। अब ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया, लेकिन दोनों बातें अलग है। सूट फॉर डिक्लेरेशन है और ये डिक्लेरेशन इस मकान के बारे में मांगा जा रहा है। तो अगर इस तरीके का कंपोजिशन है तो बात चलेगी, है ना। और कहीं कहीं ऐसा कंपोजिशन जरूरी हो जाता है जिससे कि आपकी बात जो है ऐसा लगे कि इंटीग्रेटेड है, कटी फटी बात नहीं है, ट्रंकेटेड नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अदरवाइज आपकी जो भाषा शैली है वो सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए, सुबोध्य होनी चाहिए। और इसलिए लोकल तत्सम शब्दों को उपयोग मत करिए, ठीक है ना। जो अपभ्रंश भाषा के शब्द हैं उनको यूज़ मत करिए। दूसरा, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, अब जैसे रेस जुडिकेटा को तो रेस जुडिकेटा लिखना पड़ेगा, प्राग न्याय लिखना पड़ेगा, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। रेस सब जुडिस अगर है तो रेस सब जुडिस लिखना पड़ेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि रेस सब जुडिस का क्या वो हुआ। लेकिन अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड शब्द यूज़ मत करिए। तीसरी चीज़, ट्राई टू एज फार एज पॉसिबल लैंग्वेज ऑफ लॉ। लैंग्वेज लॉ ऑफ लॉ का क्या मतलब है? व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ लॉ? जैसे कि अगर ये मैं कहूँ कि बात काय के लिए, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल के लिए, तो इसे डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल मतलब जो लैंग्वेज ऑफ लॉ है वो या तो इंग्लिश में कहेंगे तो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल है, और हिंदी में कहेंगे तो स्वतः उद्घोषणा है, ठीक है ना। अगर स्थायी व्यादेश का वाद है तो परमानेंट इंजंक्शन है या स्थायी व्यादेश है, संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए है। सो आइदर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और इन हिंदी इट इज द विनिर्दिष्ट अनुपालन। इसे बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ लॉ, क्योंकि आप जो कुछ लिख रहे हैं वो बेसिकली सब कुछ कानून पे आधारित है। आपका फैसला पंचायती फैसला नहीं है कि दोनों पक्षों को सुना और कह दिया कि भैया तू ऐसा कर ले और तू ऐसा कर ले। आपका फैसला तो विधिक विवाद के बारे में विधि के एप्लीकेशन के द्वारा विधिक रूप से दिया जाने वाला फैसला है। तो लैंग्वेज ऑफ लॉ इज वेरी नेसेसरी। देन डोंट यूज idiomatic language. Idioms are not required in judgment. Never use it. Then don't use a language which is not clear. भाषा अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सरल होनी चाहिए, लोगों को पता चले कि अल्टीमेटली आप क्या कहना चाह रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हम जब लिखते हैं तो 2 स्टाइल होते हैं, मेरे मत में ऐसा है, मेरे मत में ऐसा है, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ।
ये कैसा जजमेंट हो गया? सब्जेक्टिव लैंग्वेज का जजमेंट हो गया। जजमेंट में और जज के माइंड में कभी सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। मैं की कोई बात ही नहीं है। मैं तुमको दोषी ठहराता हूं, मैं तुमको दंडित करता हूं, मैं आज्ञप्ति करता हूं। मैं का कोई मतलब ही नहीं। अगर मैं का मतलब नहीं है तो क्या मतलब होना चाहिए? अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि जो भी प्रमाणित हो रहा है। नाउ हियर आई इज नोवेयर, व्हाट इज देयर? इट इज ए फाइंडिंग विच इज बेस्ड ऑन दी रिकॉर्ड। अभिलेख पे जो भी साक्ष्य के उसके आधार पे, अभिलेखगत प्रमाणों के आधार पर या अभिलेखगत साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने दिनांक फलाने फलाने को फलाने स्थान पर फलाने व्यक्ति की उसके पेट में चाकू घोंपकर हत्या की। सो नाउ दिस इज ए फाइंडिंग बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, द एविडेंस एंड द लॉ। इसमें आई कहीं नहीं आया। मेरा मत है, मेरा विचार है, आपके मत का, आपके विचार का, आपकी ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं। हाँ, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि आप किसी को बिलीव करोगे या नहीं बिलीव करोगे। विटनेसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, either you have to believe it or you have to disbelieve it। तो आप बिलीव करेंगे या डिसबिलीव करेंगे, है ना? तो भी क्या लिखेंगे कि ये जो साक्ष्य है दिस इज नॉट रिलायबल और ट्रस्टवर्दी। साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अवॉइड करिए वहाँ पे भी कि मेरे मत में लिखा जाए। दिस टेस्टिमनी ऑफ विटनेस ए, साक्षी ए की अभिसाक्ष्य विश्वास योग्य नहीं लगती है, क्योंकि अब आपको कारण बताना पड़ेगा। यू हैव टू गिव यू कांट से कि आई विल बिलीव ए, आई विल नॉट बिलीव बी। Why you believe a person and why you don't believe a person, you have to always give reasons। तो ये जो लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे, सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, सुगम्य होनी चाहिए, सुबोध्य होनी चाहिए, लैंग्वेज ऑफ लॉ में होनी चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, फ्लावरी नहीं होनी चाहिए। फ्लावरी माने सजावटी नहीं होनी चाहिए। सजावट का हमें कोई काम ही नहीं। वी आर डूइंग ए वेरी सीरियस बिजनेस। दिस इज नथिंग डेकोरेटिव। आप कोई कविता थोड़ी लिख रहे हैं, निबंध भी नहीं लिख रहे, ठीक है ना? तो इट शुड नॉट बी फ्लावरी और डेकोरेटिव, इट शुड बी सिंपल। जो लोकल वर्ड्स हैं अगर कहीं उनको लिखना जरूरी है, क्योंकि किसी साक्षी ने या साक्षी ने ऐसा बोला, उसके स्टेटमेंट में वो वर्ड आया है, तो आप उसे लिखिए और ब्रैकेट में उसका जो सही शब्द होगा वो भी लिखिए। क्योंकि अब ऐसा नहीं कि हर एक आदमी उस लोकल लैंग्वेज को जानता हो। मामले तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। एक किसी भी कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है और जाते ही हैं। तो दैट वे यू हैव टू यूज द लैंग्वेज। अब उसके बाद कुछ एडिशनल वो भी हैं। इट शुड नॉट बी सरकास्टिक। किसी भी साक्षी, पक्षकार, अधिवक्ता या अधिकारी के बारे में कोई टिप्पणी जो डेरोगेटरी है उसके लिए वो नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि आपको वहाँ टिप्पणी करने के लिए नहीं बिठाया गया है। आप कहेंगे मुझे तो लगता है कि ये साक्षी सरासर झूठ बोल रहा है। लिखते हैं, बहुत लिखते हैं। आप पढ़िए जजमेंट। अरे भैया वो सरासर झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है कुछ पता नहीं है। आप क्या तय कर रहे हैं कि वो विश्वास योग्य है कि नहीं है? झूठ सच का फैसला बड़ा कठिन है कोर्ट में। आप तो ये तय कर रहे हैं कि कौन सी साक्ष्य ट्रस्टवर्दी है और उसको उपयोग में लाया जा सकता है, कौन सी साक्ष्य ट्रस्टवर्दी नहीं है। और जब आप कहते हैं कि एक साक्ष्य ट्रस्टवर्दी है तो आपको बताना होगा कि क्यों ट्रस्टवर्दी है। आप कहते हैं कि ट्रस्टवर्दी नहीं है तो भी आपको बताना होगा कि क्यों ट्रस्टवर्दी नहीं। ये हो गया लैंग्वेज, ठीक है ना? अब जो आपकी फाइंडिंग्स हैं,
they should be clear, to the point and very specific. किसके बारे में? जो आपने ऊपर या तो विवादक लिखे हैं, इश्यूज लिखे हैं, उनके बारे में बहुत क्लियर होनी चाहिए, या अगर पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन है क्रिमिनल केस में, विचारणीय बिंदु हैं, तो स्पष्ट होनी चाहिए. ठीक है ना? तो उसके बारे में कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. इन सिविल केसेस द फाइनल फाइंडिंग शुड बी इन द शेप ऑफ अ डिक्री. मतलब कि कैसे डिक्री, मतलब डिक्री बनाने वाले को, डिक्री बनाने का काम एक क्लरिकल फंक्शन है. द क्लर्क हैज़ टू डू इट ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट एंड दैट हैज़ टू बी साइंड बाय द जज. तो अब उसको वो मटेरियल मिले बिल्कुल कि ये है डिक्री में, ये लिखा जाना है, वो आपके सिविल मैटर में आना चाहिए. सो दिस इज समथिंग वेरी एलिमेंट्री with regard to the judgment writing. अब आपके मन में इतनी सारी बातों के प्रति कोई प्रश्न हो या कोई शंका हो तो उसको आप ज़रूर साझा कीजिए, पूछिए, क्योंकि एक पूछेंगे तो बाकी सबको उसकी जानकारी मिलेगी. डोंट जस्ट ऐसा मत करिए कि अरे ठीक है बाद में जाके देख लेंगे, है ना. अभी जो कुछ है अभी देखिए, अभी उस प्रश्न को उठाइए, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे. अभी हमने इतना जो डिस्कशन हुआ उसमें हमने न तो ऑर्डर 20 की बात की है, न सेक्शन 354 की बात की. हमने एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ जजमेंट विच इज़ अप्लीकेबल एवरीवेयर, बिना इसके बाहर नहीं हो सकता है, इसके बाहर नहीं हो सकता. तो अब आपको कुछ लगता है, कुछ ऐसा आप पूछना चाहते हैं? यस. सर, किसी मामले में साक्ष्य अगर आते हैं तो एक जज को ये कैसे पता चलेगा कि मतलब कि वो सही है गलत है, उनका अवलोकन किस आधार पर होना चाहिए? सिट डाउन. देखिए, जो हमने आपको बताया कि निर्णय लेखन में क्या है, तो इसलिए सबसे बाद में हमने क्या कहा कि हमने भी आपको बहुत एलिमेंट्री चीज़ें बताई हैं. अभी हम उसका पार्टिकुलरली हम उस पार्ट में नहीं गए हैं जिस पार्ट में हमको एनालिसिस और एप्रिसिएशन करना है. एनालिसिस और एप्रिसिएशन जो बेसिकली एक रीजनिंग बेस्ड प्रोसेस है, दैट इज़ द सोल ऑफ द जजमेंट. जैसा हमने आपको पहले बताया कि वो निर्णय की आत्मा तो वहीं होती है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ एप्रिसिएशन इज़ वेरी यू सी स्किल बेस्ड प्रोसेस. मतलब कि जैसे आप भी जब करेंगे तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे, बिल्कुल घड़ा बनाने जैसा है, मिट्टी का घड़ा बनाते हैं ना, तो आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, और सीखते सीखते आप बिल्कुल इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि भाई एग्जैक्टली है क्या. नाउ सपोज देयर इज ए केस विद रिगार्ड टू outraising the decency of a woman. That is an offense under section 354. अब उसमें जो जैसे सपोज एक एविडेंस है, तो उसमें क्या है कि इंटेंशन टू आउटरेज द मॉडेस्टी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. तो अब यू हैव टू गैदर द इंटेंशन फ्रॉम द एविडेंस. अब किसके कथन से कितना आप वो इंटेंशन निकाल सकते हैं, तो पहले तो वो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और फिर उसको एनालिसिस करना पड़ेगा. ठीक है ना? तो दैट वे दैट इज़ द पार्ट ऑफ द, उसको हम कहते हैं एक टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं मार्शलिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस. व्हाट इज मार्शलिंग? मार्शलिंग इज पुटिंग टुगेदर all the relevant pieces of evidence on a specific disputed point. एक विशिष्ट विवादित मुद्दा है, उस मुद्दे के पक्ष और विपक्ष में क्या क्या बातें किन किन साक्षियों ने किस तरीके से कही हैं, उनको सबको एक जगह इकट्ठा कर लेना. ठीक है ना? एक तभी तो आप उनको इवेल्युएट कर पाएंगे. So I give you an example.
that suppose there is a case of rape and the defense is that the victim was minor. Major means consent, no issue. Minor means consent is the crux of the matter. If minor is there, minor is incapable of giving consent. सहमति भी सहमति नहीं है. अब अगर ये है तो अब इस ऐसे केसेस में एज का इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्या एविडेंस हो सकती है इसके बारे में? बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, पेरेंट्स की एविडेंस हो सकती है, विक्टिम की खुद की एविडेंस हो सकती है, साइंटिफिक एविडेंस हो सकती है. इसे ऑसिफिकेशन टेस्ट बोलते हैं. ठीक है ना, हड्डी की जांच से भी उम्र निकाली जाती है. कभी हो सकता है कोई पंडित जी ने पत्रा बना दिया हो, जन्म पत्री बना दी, वो भी हो सकता है. हो सकता है कि किसी में एज जो है 20 साल दिख रही हो, किसी में 16 साल दिख रही हो, किसी में 17 साल दिख रही हो. आपको ये सारी एविडेंस को एक जगह लाना पड़ेगा और उसके बाद आपको क्रमवार सिस्टमेटिकली उसको एनालाइज करना पड़ेगा. पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो पत्रा है ये रिलाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, वास्तव में पंडित जी ने उस समय बनाया था या बाद में नकली बनवा लिया गया है, टाइम क्या है उसके प्रिपेयर होने का. ऐसा तो नहीं कि जब केस चल रहा था तभी पत्रा तैयार हो गया हो. बर्थ सर्टिफिकेट है, प्रॉपर स्कूल से है, कंटेम्पोरेनियस है, स्कूल के रजिस्टर में उसकी एंट्री है कि नहीं है, वो उसकी विश्वसनीयता को प्रकट करता है. स्टेटमेंट है फादर का, मदर का, विक्टिम का, ये एक दूसरे को कॉरोबोरेट करते हैं कि नहीं करते हैं. माँ ने कहा कि वो तो पैदा हुई थी 86 में, पिताजी ने कहा कि नहीं साहब वो तो 90 के आसपास हुई थी, विक्टिम कुछ और बता रहा है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट सच एविडेंस, है ना. फिर ये भी होता है कि देर आर समटाइम्स विटनेसेस आर इलिटरेट, रस्टिक हैं, तो उनको थोड़ा प्रीमियम भी देना पड़ता है, छूट देनी पड़ती है. और भाई ठीक है 2-1 साल तो इधर उधर हो सकता है, क्योंकि याद तो नहीं कर सकते ना एकदम से. तो ये एप्रिशिएशन के मेथड्स हैं, है ना. इसके बारे में हम आगे विस्तार से कभी चर्चा करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. जी हाँ जी. डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, किस दिन वो मामला लाया गया, ये आपको लिखनी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो पेपर आएगा उसमें ये डेट ना तो मेंशन होगी और आप अंदाज से कुछ लिख नहीं सकते, है ना. मैंने तो आपको स्टैंडर्ड मॉड्यूल बताया है, आप उस डेट वाले हिस्से को डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, उसे आप ऑमिट कर दीजिएगा, वो लिखनी नहीं आप, क्योंकि वो तो पता ही नहीं आपको. आपका जो प्रॉब्लम आएगी जजमेंट राइटिंग की, सिविल या क्रिमिनल, उसमें ये तो कहीं आएगा ही नहीं कि वाद इस तारीख को प्रस्तुत हुआ या अभियोग पत्र इस तारीख को प्रस्तुत हुआ. सो यू कैन अवॉइड इट. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस सर, मेरा क्वेश्चन आंसर राइटिंग के ऊपर है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू माय नोट्स इज द गुड आंसर इन लॉ सब्जेक्ट्स, कि जैसे डिबेट के डायरेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए या फिर ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं. अभी अपन पहले जजमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, फिर बाद में समय बचता है तो आपके प्रश्न का जवाब देंगे. ठीक है ना. आपका प्रश्न हम ध्यान में रखेंगे, पहले जजमेंट की चर्चा पूरी हो जाए फिर अपन दूसरे विषय पर जाएंगे. यस, जजमेंट के बारे में. यस यस. सर, माय क्वेश्चन इज, सर आपने कहा था कि एसेंशियल एलिमेंट होता है रीजनिंग होनी चाहिए सर जजमेंट लिखते समय. तो सर जब भी कोई जज जब कोई जजमेंट डिलीवर करता है तो सर वो अपना जुडिशियल माइंड डेफिनेटली सर यूज़ करता है. फिर उसमें जब अपील होती है तो सर जब एक जज अपना जुडिशियल माइंड यूज़ करके जजमेंट डिलीवर करते हैं तो उसको बार बार रिपीट या फिर उसको सर ओवररूल करके क्यों कर दे रहा है सर हायर कोर्ट के साथ? देखिए, आपकी रीजनिंग कितनी साउंड है, ठीक है ना. आपकी रीजनिंग कितनी साउंड है, ये इस पर ये निर्भर करेगा कि आपकी जो रीजनिंग है उसको एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए. आपकी ये रीजनिंग हो सकती है
कि भाई ये जो आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ है इसकी लाल लाल आँखें हैं, बड़े बेतरतीब बाल हैं, मूछें भी बहुत घनी और डरावनी हैं, और ज़रूर इसी ने डकैती डाली होगी, डकैत लगता है। इट इज़ ए रीजनिंग। ऐसा नहीं कि ये रीजनिंग नहीं, दिस इज़ ए रीजनिंग, दिस इज़ ए रीजनिंग। यू हैव गिवन रीजन्स कि भाई आंखें ऐसी हैं, बाल ऐसे हैं, मूंछ ऐसी है, कद काठी ऐसी है, डकैती तो लग रहा है, अब डकैती नहीं डालेगा तो क्या करेगा। दिस इज़ ए रीजनिंग, बट दिस इज़ ए प्रेजुडिकल एंड बाइस्ड एंड परवर्टेड रीजनिंग। तो ऐसी रीजनिंग, ये रीजनिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक जजमेंट में से उठाई गई है। एक जज साहब थे, उन्होंने अपने फैसले में लिखा, और उन्होंने तो ये भी लिख दिया कि इसका अपील का अधिकार खत्म किया जाता है। तो इसको बोलते हैं बाइस्ड रीजनिंग। जब आप एविडेंस के बजाय फीचर्स पे, बॉडीली फीचर्स पे, भाई कैसी इसकी मूछें हैं, कैसे इसके बाल हैं, इसके आधार पर तय नहीं कर सकते। पहले तो लोग जाति के आधार पर तय कर देते थे। मध्य प्रदेश में कुछ इनफेमस इलाके हैं, उनके तो अब शायद नाम भी बदले जा रहे हैं, है ना। बोले वहाँ का रहने वाला हर आदमी अपराधी होता है। ऐसा भी एक टाइम पे सोच था, लेकिन वो सोच जो है, इसे बोलेंगे बाइस्ड एंड परवर्टेड रीजनिंग, विच हैज़ नो प्लेस इन द आइज ऑफ लॉ। लीगल रीजनिंग नहीं है वो। तो अब ये तो मैंने बताया आपको हाइट ऑफ परवर्टेड रीजनिंग, लेकिन और कम रीजनिंग भी हो सकती है। भाई बेपढ़ा लिखा है, ज़्यादा समझदार आदमी नहीं लगता है, हम इसकी बात, अरे बेपढ़े लिखे को समझ नहीं होती, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। बेपढ़ा लिखा भी बहुत समझदार हो सकता है। Not having a educational qualification is not the measurement of understanding and intelligence of a person. तो इसलिए जो है मैंने कहा ना कि आप जब भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे, रीजनिंग देनी होगी। वो रीजनिंग आपकी विधि सम्मत होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। दैट शुड अपील टू अ ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन। सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति को आपने जो रीजनिंग दी है वो अपील करनी चाहिए। अगर वो नहीं करती है तो वो रीजनिंग सही नहीं है। और इसीलिए बहुत सारे फैसले अपील में जाके बदल जाते हैं, क्योंकि जजेस आर सफरर्स ऑफ देयर इनहेरेंट बाइसेस एंड प्रेजुडिसेस. When it reflects very clearly in the judgment, the appellate court has to reverse it. चलिए अगला प्रश्न. Yes. मेरा नाम विधिक, और मेरा क्वेश्चन यह है कि कभी जैसे जजमेंट आने में बहुत देरी होती है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? Okay. अभी CPC और CRPC दोनों में जजमेंट डिलीवरी के लिए टाइम लिमिट दी हुई है. दैट इज़ दी आउटर टाइम लिमिट. उस टाइम लिमिट में आना ही चाहिए. जजेस के लिए ये एडवाइस की गई है कि अंतिम तर्क सुनने के बाद जितनी जल्दी हो सके निर्णय दे देना चाहिए, क्योंकि जितना डिले होगा उतना ही वो जो उन्होंने बहस सुनी है, आर्गूमेंट्स जो सुने हैं वकीलों ने किए हैं, वो उनके दिमाग से क्या हो जाएगा, फेड होते चले जाएंगे. द फेडिंग प्रोसेस इज नेचुरल. So it is preferable to pass a judgment as early as possible. और जो डिले होते हैं वो इसलिए होते हैं कि जजेज जो है थोड़े से कैसे होते हैं, कुछ जजेज, नॉट ऑल द जजेज, थोड़ा सा उनमें भी कहते हैं ना कि ठीक है, एक देश से बोलते हैं हैबिट टू प्रोक्रेस्टिनेट द थिंग्स. अरे भाई कल कर लेंगे, अच्छा आज नहीं फिर कल कर लेंगे, एंड नेवर कम्स टुमारो. तो ये तो है कि जिस दिन से आपने, बल्कि अब जज के लिए तो कहा जाता है कि भाई उसको तो जजमेंट की तैयारी बहस सुनने से पहले शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हम जहाँ तक गए पार्ट टू तक में तो कोई रीजनिंग का, एनालिसिस का, अप्रिशिएशन का कोई विषय नहीं है. इट सिंपली फैक्ट्स ऑफ द केस. वो तो तैयार हो सकते हैं, और एक जज ने तैयार कर लिए तो उसके लिए ईजी हो जाता है बात का काम. सो दैट्स वाई द डिले, एंड दैट्स द वे हाउ टू अवॉइड द डिले. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा इस लाइन से भी एक आध प्रश्न पूछिए.
क्लियर, ऑल थिंग्स क्लियर हैं, सब कुछ स्पष्ट है? यस। मध्यम सर, मेरा नाम प्रियांश त्यागी है। मेरा प्रश्न यह है कि हम निर्णय लिखते हैं, उसके लिए कुछ कंपलसरी निर्धारित है कि शब्द सीमा इतना ही होना चाहिए, या किन शब्द सीमा में हम लिख सकते हैं? देखिए क्या है कि आप जो निर्णय लिख रहे हैं उसमें आपके पास समय सीमा भी है। आपके पास कितना 180 मिनट का समय है, दैट इज़ द टाइम फॉर ए पेपर जजमेंट राइटिंग के लिए। उसमें आपके 4 क्वेश्चंस हैं। वन इज विद रिगार्ड टू द सेटलमेंट ऑफ इश्यू। सेटलमेंट ऑफ इश्यू का मतलब है कि आपको दोनों पक्षों की प्लीडिंग्स पढ़नी पड़ेंगी, और कोई रेफरेंस दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स का तो उसको भी समझना होगा। फिर थोड़ा सा दिमाग में सुसंगत विधिक प्रावधानों के बारे में भी चिंतन करना होगा, और तब आप इश्यू सेटल करेंगे। कितना टाइम लग सकता है? एट लीस्ट 15 to 20 मिनट्स, एट लीस्ट। इससे ज़्यादा जल्दबाजी मत करिएगा। सेकेंड थिंग, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। आपको चार्जशीट को कभी एफआईआर दी हुई है तो एफआईआर को 161 सीआरपीसी का स्टेटमेंट देते नहीं है, लेकिन अगर दिया है कभी कोई पता नहीं रहता, उनको पढ़ के फिर क्या चार्ज बनता है, इसमें भी आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं। आपके 180 मिनट में से 40 मिनट चले गए, कितने बचे आपके पास में? 140 मिनट, मतलब कि एक जजमेंट के लिए 70 मिनट। अब 70 मिनट में से 10-15 मिनट तो इत्मीनान से पढ़ने में भी लगी जाएगा ना, हैं? इतना अगर पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे? प्लीडिंग्स को, एविडेंस को, तर्कों को थोड़ा सावधानी से पढ़ना होगा, तभी आप जो है, जो कहते हैं ना कि एक प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है, उस पे आ पाएंगे। तो अब आपके पास कितने थे? 70 मिनट में से 15 मिनट मैंने कहा बहुत फास्ट काम कर रहे हैं आप, तो चले गए। कितने बचे आपके पास में? 50 से 55 मिनट बचे। अब 50 से 55 मिनट में आप कितना लिख सकते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन यू। और बात इसकी नहीं है कि आपने 20 पन्ने लिख दिए हैं, बात इसकी है कि जो आपने लिखा है वो कितना क्वालिटेटिव है, कितना सब्सटेंशियल है, कितना मेथोडिकल है, कितना जो जजमेंट राइटिंग का जो बिल्कुल मेथड होना चाहिए उसके अनुरूप है। ऐसा कि भाई लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। लिखने के बारे में एक किसी बड़े लेखक का वो है, वो अपनी बेटी को चिट्ठी लिख रहे थे, ठीक है ना, और चिट्ठी बहुत लंबी हो गई, 6 पन्ने की चिट्ठी हो गई। तो आखिर में उन्होंने लिखा कि मेरे पास वक्त था नहीं, इसलिए चिट्ठी लंबी हो गई है। वक्त होता तो सोच विचार के वो लिखता जो लिखा जाना चाहिए। तो इसीलिए आपको जो कुछ लिखना है वो सोच विचार के लिखना है, चिंतन मनन करके लिखना है। बेसिकली आपके जब भी सिविल विवाद है तो कोई भी राइट इज, जो राइट है असर्टेड राइट, एक तो इश्यू क्या होता है? मटेरियल प्रपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट asserted by one party and denied by the other party, ठीक है ना। अब ये जो asserted proposition of fact है, ये लीगली रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है तो वन नेसेसरी इश्यू विल बी वेदर द प्लेंटिफ हैज बीन रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नेसेसरी। Unless there is readiness and willingness on the part of the plaintiff, no specific performance can be granted. तो अब इस विषय पे आपको फिर विश्लेषण करना होगा। तो वादी और उसके साक्षियों ने रेडीनेस और विलिंगनेस के बारे में क्या एविडेंस लाई? भाई मैंने तो बैंक में पैसा भी तैयार रखा था, मैंने उनको 2 चिट्ठियाँ भी लिखी कि भैया पैसा रखा हुआ है, आप अपना पैसा ले लो और हमारे पक्ष में सेल डीड कर दो।
मैंने तो इनको एक बार जो है चेक भी दिया था, तो ये दिस विल इंडिकेट रेडीनेस एंड विलिंगनेस, एंड दैट शुड बी द एविडेंस विच इज एड्यूस्ड इन द केस। तो वो आपको डिस्कस करनी होती है। आपको जैसे ये मैंने 3 बातें बताई, तो ये तीनों बातें सिलसिलेवार एक के बाद एक डिस्कस करनी चाहिए कि इसने ऐसा भी बताया है। हाँ, एक चीज़ और थोड़ा सा बहुत ही जनरल रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, जजमेंट के बारे में कुछ चीज़ें आगे आएंगी। जजमेंट में यू हैव टू रेफर दी विटनेसेस, ठीक है ना, विटनेसेस। अगर जो प्रॉब्लम दी हुई है उसमें विटनेस का नाम दिया हुआ है तो वो नाम लिखिए, अगर नाम नहीं दिया है ABCD दिया हुआ है तो ABCD लिखिए, अपनी तरफ से कुछ मत जोड़िए। विटनेस के साथ में यूजुअली जब हम एनालिसिस करते हैं तो नंबर भी आना चाहिए, लेकिन वो नंबर अगर उसमें दिया हुआ है तो लिखिए, अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आप अगर 4 विटनेस हैं तो आप उनको 1 2 3 4 यू आर एट लिबर्टी टू डू दैट, क्योंकि इन एवरी जजमेंट द विटनेसेस शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। PW इज यूजुअली अ प्लेंटिफ्स विटनेस और ए प्रोसिक्यूशन विटनेस, मतलब सिविल हो या क्रिमिनल हो PW ही कहा जाएगा। एंड DW इज द डिफेंस विटनेस और डिफेंडेंट विटनेस, वहाँ DW कहा जाएगा। तो PW1, PW3, PW4, रामलाल PW1, किशनलाल PW2, श्यामलाल PW3, ठीक है ना। A PW1, B PW2, C PW3, A B C तीनों का साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन परीक्षण करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है, ठीक है ना। देन द सेकंड इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सो फॉर प्लेंटिफ और प्रोसिक्यूशन इट इज एग्जिबिट P1, P2, P3, P4. फॉर डिफेंडेंट और डिफेंस इट इज ऑलवेज एग्जिबिट D1, D2, D3, D4। स्टैंडर्डाइज है ये, D फॉर डिफेंस एंड P फॉर प्रोसिक्यूशन और प्लेंटिफ। तीसरा जो पार्ट होता है एविडेंस का वो होता है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स A1, B1, A1, A2, A3, A4 ऐसे करके भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और डिफेंस के लिए B1, B2, B3, B4 हो सकते, जैसा भी मतलब उसमें आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ हो, है ना। तो 3 ही एविडेंस होती हैं। एक तो ऑक्यूलर एविडेंस इन द शेप ऑफ विटनेसेस, विल कॉल P1, P2, P3, D1, D2, D3. The documentary evidence, exhibit P1, P2, P3, D1, D2, D3, and the articles in the case. सपोज कि 324 का केस है, चाकू से चोट पहुंचाई गई है, 324 IPC, अब चाकू भी बरामद हो गया। तो ये जो चाकू कोर्ट में पेश होगा ये क्या है, आर्टिकल है। इट इज नाइदर ए विटनेस नॉर ए डॉक्यूमेंट, सो देन वी exhibit is article A1, आर्टिकल A2, है ना। तो इस तरीके से हम जो एविडेंस है उसको रेफर करते हैं, ठीक। और कुछ और पूछेंगे कुछ? यस सर, मेरा प्रश्न ये है कि सर एग्जाम के दौरान निर्णय लेखन की तैयारी कैसे करनी चाहिए? देखिए, हम पहले इनका जवाब, आपका भी सवाल ऐसा ही है क्या? पहले इनका जवाब देते हैं। देखिए, एक तो तैयारी एग्ज़ाम के दौरान तो होती नहीं, मतलब आप परीक्षा देते समय पूछ रहे हैं या परीक्षा से पहले? परीक्षा से पहले। तो परीक्षा से पहले तो ये आपकी तैयारी तो हो रही है, आज जो कर रहे हैं आप, यही तैयारी है, प्रैक्टिस। वही बता रहे हैं ना आपको, आज हमने बताया हमने कि हम एक बहुत ही एलिमेंट्री चीज़ पे बात कर रहे हैं, है ना। जब इस एलिमेंट्री के स्टेप 2 पे, स्टेप 3 पे, स्टेप 4 पे जाएंगे तो फिर आगे विशिष्ट प्रकार के निर्णयों की बात होगी। ए जजमेंट इन द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ए जजमेंट इन द सूट ऑफ परमानेंट इंजंक्शन, अ जजमेंट इन द सूट ऑफ परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, ए जजमेंट इन द सूट फॉर ईजमेंट, ए जजमेंट इन द सूट फॉर डैमेजेस। ऐसे ही फिर क्रिमिनल साइड में भी अलग अलग जजमेंट हैं, तो फिर उनके बारे में आगे चर्चा होगी। ये तो आपको बताया कि ये आपका जो हमने कहाँ से शुरू की थी, आर्किटेक्चर ऑफ जजमेंट, ये हमने अभी आपको जो बताया है
बेसिकली दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ द जजमेंट। और आर्किटेक्चर ऑफ जजमेंट में हमने ये बताया कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द रीजनिंग पार्ट, बिकॉज रीजनिंग इज व्हाट असाइन्ड बाय द जज। बाकी जो चीज़ें वो आपने थोड़ी दी हैं, प्लीडिंग्स पार्टीज की हैं, साक्ष्य पार्टीज की है। व्हाट हैज़ बीन गिवन बाय द जज इज द रीजनिंग एंड फाइंडिंग। सो द रीजनिंग एंड फाइंडिंग शुड बी वेरी साउंड, very clear, very you see convincing. That is the reasoning which should be there. तो अभी आप तैयारी करते जाएंगे तो ये उसी की तैयारी है, उसी दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है कि ये जजमेंट राइटिंग हमने बताया कि जैसे स्किल पार्ट, और इसको धीमे धीमे जब आप करेंगे, जैसे कि अब डिफरेंट पीसेज ऑफ एविडेंस ऑन ए पार्टिकुलर पॉइंट, ठीक है ना। अभी हमने बात की विलिंगनेस की, रेडीनेस की। तो विलिंगनेस और रेडीनेस के बारे में एक थोड़ी बहुत सारी एविडेंस हो सकती हैं। भाई पहली चीज़ कि सौदा तो 10 लाख रुपए का हुआ था, मैंने अपने बैंक में 11 लाख रुपए जमा करके छोड़े हुए थ्रू आउट। क्या इंडिकेट करता है ये? रेडीनेस। मैंने आपको 2 बार चिट्ठी भेजी, भाई आप पैसा ले लीजिए और सौदा पक्का कर दीजिए। क्या होता है मेरा? इट शोज माई विलिंगनेस। मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं आपको 8 लाख रुपए का एक चेक भी भेज रहा हूँ अकाउंट पे, आप ये पैसा ले लीजिए, कल को ये मत कहिएगा कि हमने तो पैसा ही नहीं दिया। इट शोज माई रेडीनेस एंड विलिंगनेस बोथ। तो अब ये तीनों चीज़ें आप जब एक के बाद एक, द क्वेश्चन इज कहाँ से शुरू होना चाहिए? जब हम कोई भी अप्रिशिएशन करते हैं तो व्हाट हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड? क्या अप्रिशिएट करते हैं? एविडेंस। अप्रिशिएशन का मतलब टू एग्जामिन द क्वालिटी, विश्वसनीयता क्या है इसकी, दैट इज अप्रिशिएशन। और अप्रिशिएशन किस पॉइंट पे करते हैं? वेग में तो नहीं करते, वैक्यूम में तो नहीं करते, आप किसी खास मुद्दे पे अप्रिशिएट करते हैं। मुद्दा क्या है? रेडीनेस एंड विलिंगनेस ऑफ द प्लेंटिफ टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। संविदा में अपने दायित्व को निर्वाह करने के लिए वादी की तैयारी और इच्छा। तो अब आपका विश्लेषण कहाँ से शुरू होना चाहिए? इस वाद प्रश्न के संबंध में यह देखना होगा कि क्या वादी संविदा होने के बाद निरंतर अपना दायित्व निर्वाह करने के लिए इच्छुक और तत्पर रहा है। इसके बारे में आपको अप्रिशिएट करना है। इससे रिलेटेड एविडेंस हमने आपको बताई तीनों। सबसे पहला, वादी ने ऐसा बताया है कि बैंक में उसने लगातार पैसे जमा रखे, उसने बैंक पासबुक एग्जिबिट P1 दिखाई है, जिससे ये प्रकट हो रहा है कि 11 लाख रुपए हमेशा इसके जमा रहे हैं। वादी ने 2 पत्र भी प्रस्तुत किए हैं, पत्रों का एक्नॉलेजमेंट प्रस्तुत किया है, जो उसने स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड डाक से प्रतिवादी को भेजी और उनसे कहा कि भाई आप अपना पक्ष पूरा करिए। फिर एक साक्षी और भी आया है, उस साक्षी ने ये बताया कि मुझसे वादी ने कहा था, तो मैंने प्रतिवादी को जाके बोला कि भाई आप अपना सौदा पूरा कर दो। This is the total evidence with regard to the readiness and willingness. So the point is the readiness and willingness, and you have to appreciate only this evidence which relates to readiness and willingness. ऐसा नहीं कि बाकी सारी कहानी ले आएंगे वहाँ पे। इसीलिए कहते हैं कि you have to appreciate the evidence on particular points. सपोज एक केस है 324 IPC का, उनमें कहा जाता है कि ए ने बी को चाकू मारा, चोट पहुंचाई, इंजरी बाई शार्प वेपन। बी और सी घटना के समय मौजूद थे, वो देख रहे थे, ठीक है ना। अब एक्यूज का कहना है कि बी और सी तो वहाँ पे थे ही नहीं, वो तो रवाना हो गए थे इंदौर से भोपाल जाने के लिए, वो तो उस दिन थे ही नहीं। ये गलत है कि ये बी और सी थे। तो अब पॉइंट टू बी अप्रिशिएटेड इज, द पॉइंट ऑन विच द अप्रिशिएशन हैज टू बी मेड इज वेदर बी एंड सी वेयर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द डिस्प्यूट और वेदर दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर भोपाल
अब इस पर भी आपको एविडेंस को, क्योंकि पहले बी और सी वो उन्होंने घटना देखी है नहीं देखी है, इस बात पर निर्भर करता है कि वो थे कि नहीं वहाँ, वो मौजूद ही नहीं थे। अगर ये साबित हो गया कैसे देखेंगे घटना? दैट वे यू हैव टू फॉर बिफोर कंसिडरिंग वेदर दे हैव विटनेस द इंसिडेंट इन क्वेश्चन, it has to be examined whether they were present on the spot at the time of incident. इस बात पर विचार करने से पूर्व कि बी और सी ने इस घटना को देखा है या नहीं, यह देखना जरूरी है कि क्या वो वास्तव में घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद थे। टू डिफरेंट इश्यूज हैज़ टू बी एग्जामिन्ड। अब वो मौजूद थे तो फिर उनके देखने की बात आएगी, ठीक है ना? तो दैट इज दैट वे यू लर्न दी राइटिंग द जजमेंट्स। हाँ, कुछ उधर। यस सर, मेरा नाम है और मेरा प्रश्न ये है कि एग्जाम में हम जजमेंट डेट क्या डालें? जजमेंट डेट मत डालिए, या तो जिस डेट में आप लिख रहे हैं वो डेट डाल दीजिए, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जिस डेट में अटेम्प्ट कर रहे हैं वो डेट तो डाल ही सकते हैं, वो डेट डालने में। लेकिन आप जो है ये जो कुछ भी करेंगे ना, आपके ऊपर इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए हैं, जजमेंट के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं पेपर में, उन इंस्ट्रक्शंस को सावधानी से पढ़ लीजिएगा। उसमें दी फर्स्ट एंड द लास्ट प्रिकॉशन इज दैट योर आइडेंटिटी इज नॉट डिस्क्लोज, ठीक है ना? अगर उसमें लिखा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं लिख रही, वरना तो जिस दिन आप जजमेंट लिख रहे हैं वो डेट तो डाल ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट डजंट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी, ठीक है ना? कुछ लोग जय हनुमान लिख देते हैं, कुछ लोगों ने कोई फूल बना दिया पार्टिकुलर किस्म का, है ना? दैट हैज़ नॉट टू बी डन। नो मार्क्स, नो इंडिकेशंस। यस, और पूछिए। और कुछ प्रश्न हैं? नो, फ्रॉम द लास्ट बेंचेस। यस। नमस्ते सर, मेरा नाम अनीशा है। सर, मुझे ये पूछना था कि विवादक जो इशू जो बनाते हैं उसे बनाते टाइम मतलब हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? What has to be kept in mind while settling the issues, ठीक है ना? अब CPC में कहाँ दिया हुआ है सेटलमेंट ऑफ इशू? ऑर्डर 14। When a issue arises, अभी हमने कहा when a material proposition of fact or law asserted by one party and denied by the other party, there will be an issue. अब जैसे कि एक आदमी एक सूट लेके आया, वो काय के लिए है? परमानेंट इंजंक्शन के लिए, कि भाई ये आदमी जो है वो मेरे मकान की दीवार की बगल में एक वो खाई खोद रहा है और मेरी दीवार गिर जाएगी, मेरी दीवार कमज़ोर हो जाएगी, एंड देयरफॉर ही शुड बी रिस्ट्रेन्ड बाय वे ऑफ अ परमानेंट इंजंक्शन टू डू दिस एक्ट। अब वो आदमी ये कहे कि भाई एक खेत था और आज से 50 साल पहले उस खेत में प्लॉट काटे गए थे, और मैंने भी एक प्लॉट जो है उस समय 80,000 रुपये का ख़रीदा था, और 80,000 रुपये का प्लॉट ख़रीद के मैंने पहले 2 कमरे बनाए, फिर उसके बाद 2 कमरे और बनाए, फिर दूसरी मंजिल बनाई, और उसके बाद मैं उसमें परिवार के साथ रह रहा हूँ, और बेटा बहू मेरे दिल्ली में रहते हैं। अब इन्होंने 1 महीने पहले से यहाँ पे खाई खोदना शुरू कर दिया है, मेरे मकान की दीवार कमज़ोर हो जाएगी, इनको रोका जाए। अब इनके बेटा बहू दिल्ली में रह रहे हैं, 5 साल से रह रहे हैं, वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, इसकी कोई रेलेवेंसी है क्या? अब वो 40 साल पहले प्लॉट कटे थे, इन्होंने प्लॉट लिया था, 2 कमरे बनाए, फिर 2 कमरे बनाए, इसकी कोई रेलेवेंसी है क्या? रेलेवेंसी इस बात की है कि वेदर he is the owner and title of owner in possession of the disputed portion of the land, that is the, क्यों? और ये वही तब होगा जबकि प्रतिवादी ये कहे कि ये इसके मालिक नहीं है। मे बी दैट देयर इज एन एडमिशन। एडमिशन क्या है?
भाई ठीक है, ये मालिक है इनकी ज़मीन के, हमें कोई दिक्कत नहीं, इस बात में तो कोई विवाद ही नहीं है। जब इन्होंने ज़मीन खरीदी तब हमने भी खरीदी थी, उसी विक्रेता से खरीदी थी। लेकिन क्या है कि हम तो अपनी ज़मीन में खोद रहे हैं, और हम अपनी ज़मीन में कुछ भी करें, हम गड्ढा खोदें या कुआं खोदें, इनको क्या मतलब, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे वो कब उन्होंने खरीदी, कब दुकान बनाई, कब मकान बनाया, वो रहते हैं कि उनके लड़के बच्चे रहते हैं, वो कहाँ, ऐसे लोग लिख देते हैं। क्या है कि वकीलों को भी उतना ही समझ रहती है जैसा उनका अपना इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल लेवल है। कुछ लोग समझते हैं कि क्या लिखना चाहिए, कुछ लोग समझते हैं कि 20 पन्ने होने चाहिए। अब 20 पन्ने करने तो बहुत बातें लिखनी पड़ेंगी। तो इसलिए मेटीरियल प्रपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट डिनाइड बाय वन पार्टी एंड asserted by one party or denied by gives rise to an issue. Basic rule. For that you must know the law. If you do not know the law, you cannot settle the issues. अगला क्वेश्चन, यस पूछिए, अभी है कुछ वक्त और है कि नहीं? पूछिए, अगर प्रश्न है तो अर्जी फर्जी प्रश्न बना के मत पूछेगा, मटेरियल क्वेश्चन होना चाहिए, है मटेरियल इशू विच इज़ इन योर माइंड, नॉट कि अब ये कह रहे हैं बार बार कि कुछ पूछना है तो चलो एक फर्जी सवाल पूछते हैं। मटेरियल क्वेश्चन है तो पूछिए। क्या होता है कि जजमेंट जो लिखा जाता है उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी हम आपको वो एडवांस की चीज़ें पहले बता दें तो लॉजिकली प्रॉपर नहीं होगा। तो आपको लॉजिकल ऑर्डर में हमने जो एक बेसिक जो चीज़ें हैं और जो आप जिसको समझ के आप निर्णय लिख सकते हैं, आप चाहें घर जाके तो निर्णय लिखना शुरू कर सकते हैं, ये और बात है। अभी आपको जो हमने टूल्स दिए, इन टूल्स को यूज़ करके आप जजमेंट लिखना शुरू कर सकते हैं। पिक अप एनी प्रॉब्लम एंड स्टार्ट राइटिंग। यू सी the decision making and judgment writing is most natural process. कैसे? आपका दोस्त आया शाम को आपके पास में और उसने कहा कि आज तो ऐसा ऐसा हो गया भाई। बोले आप क्या कहेंगे? भाई अच्छा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ यार, ये जाती हो गई आपके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज बीइंग जजमेंटल। ये आपने एक जजमेंट दिया है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स दिस इज एन एक्सपर्टी डिसीजन। दूसरे पक्ष को तो आपने सुना नहीं, है ना, बट अल्टीमेटली इट इज ए डिसीजन। और जबकि जजमेंट का रिक्वायरमेंट क्या है? ये कहा गया है कि a suit or a trial is a voyage जानते क्या होता है? समुद्री यात्रा। जब शिप पे लेके कोलंबस या वास्को डी गामा निकल जाते थे तो वॉयज पे निकलते थे। ये वॉयज इन डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, एक सत्य की खोज की महायात्रा होती है ये, है ना। दैट हैज़ टू बी परफॉर्म बाय फॉलोइंग द फेयर ट्रायल प्रिंसिपल्स and the judgment is the culmination of the process of fair trial, and therefore the fairness should reflect from each and every angle of the judgment. आपके निर्णय से ये झलकना चाहिए कि आप बिल्कुल फेयर हैं। That is the final step in the fairness. तो वो फेयरनेस कब आती है? रीजनिंग से आती है, लॉजिक से आती है, कंसिस्टेंसी से आती है, क्लैरिटी से आती है, ओपननेस से आती है। वो सब होनी चाहिए। घर जाकर लिखना शुरू करिए जजमेंट, ठीक है ना। हाँ, एक सप्ताह में एक लिखिए। आपको धीमे धीमे क्या है, चाक पे मिट्टी का घड़ा बनाना आ जाएगा, ठीक है ना। एंड यू विल फाइंड ग्रेजुअली, आई कैन शेयर विद यू, even at when I was working as high court judge, I will not take any case casually. I will prepare a detailed sheet
and on that detailed sheet there was marshalling of, you see, minutest marshalling of each and every piece of judgment evidence. इस बात पे इस गवाह ने क्या कहा है, इसने क्या कहा है, इसने क्या कहा है और इसने क्या नहीं कहा है. You see, not to say something is also part of the evidence. ठीक है ना? Not to say something, अरे किसी को मालूम है, जो बिल्कुल मालूम होना चाहिए सामान्य रूप से, और वो उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, दैट इज ऑल्सो मटीरियल. तो ये बातें सब जजमेंट में लिखी जाती हैं कि इन्होंने तो इस बात पे कुछ बोला ही नहीं जबकि ये बोल सकते थे. तो तब जब आप उसको प्रॉपरली मार्शल कर लेते हैं, फिर आप उसको वैल्यू करते हैं कि ये सही है, सुसंगत है, विश्वास योग्य है, तब आप डिसाइड करते हैं. एनी अदर क्वेश्चन? नो? So this is enough for the day. ओके, आपके जो एक कोई क्वेश्चन उससे बाहर था, जजमेंट राइटिंग से बाहर, क्या था बताइए? दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन वी विल बी अटेम्प्टिंग टुडे. जी. आंसर इन द आंसर शीट, or answer in the interview, or answer in the objective paper, mains examination, right? You see, in one paper you have to attempt 6 subjects, and I think there are 2 questions from each subject at least. कितने सवाल हो गए? 12 सवाल, और कभी कभी उसके सब क्वेश्चंस भी होते हैं. टोटल समय कितना होता है आपके पास में? 3 घंटे, 180 मिनट. तो उसमें से 10 मिनट तो पेपर पढ़ने में चले गए, 170 मिनट बचे. 170 मिनट और 12 क्वेश्चन. एक क्वेश्चन को कितना मिला? 15 मिनट. ठीक है ना? ऑन एन एवरेज यू हैव ओनली 15 मिनट्स टू अटेम्प्ट ए क्वेश्चन. अब आप 1 मिनट में कितने, 15 मिनट में कितने पन्ने लिख सकते हैं? 3, 4, ज़्यादा से ज़्यादा 5. ज़्यादा से ज़्यादा 5 तब जब आपको बहुत कुछ आता है, स्पष्ट रूप से आता है, और बहुत कुछ लिखने लायक भी है. कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल का जवाब इतना छोटा होता है कि आपको ज़्यादा कुछ लिखने का स्कोप ही नहीं होता है. तो अब आप ये सोचिए कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आपको 3 से 5 पन्ने लिखना होता है, और 3 से 5 पन्ने जब प्रश्न का उत्तर देने में आप लिख रहे हैं, तो प्रश्न से संबंधित सुसंगत विधि क्या है? क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ द नॉलेज ऑफ लॉ विच इज़ टेस्टेड इन द मेन एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. अब आपको तो मालूम है कि कानून के ये प्रावधान इसमें लागू होते हैं, फिर उनके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, फिर उनके बारे में क्या इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने लिया है. ठीक है ना? अगर कोई पार्टिकुलर प्रोविज़न है तो एक ज़्यादा प्रीफरेबल होता है कि फॉलोइंग आर दी कंपोनेंट्स और इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस सेक्शन. है ना? मतलब दैट विल रिफ्लेक्ट कि योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्शन इज़ वेरी गुड. व्हेन यू से कि भाई इस सेक्शन के ये 3-4 भाग हैं, तो मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई. दैट वे यू कैन राइट. देन देयर इफ देयर इज सम केस लॉ वेल सेटल्ड, अंदाज से मत लिखिए कुछ भी. ठीक है ना? जो आप जानते हैं वही लिखिए. तो उसको रेफर कर सकते हैं कि इस मामले में ये विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था. बाकी जैसा आपसे पूछा जा रहा है, ट्राई टू बी वेरी, यू सी, टू द पॉइंट. अनावश्यक कुछ मत लिखिए. अनावश्यक चीज़ों को जो आपका एग्जामिनर है बहुत जल्दी पकड़ लेता है, और उसे पता चल जाता है कि इसको बच्चे को कुछ आता जाता नहीं है, है ना? इसलिए ये जो है टाइम पास किया कर रहा है और सोचता है कि हम भी टाइम पास करेंगे, है ना? दैट वे यू हैव टू डू. पहले उन क्वेश्चंस को करिए जिन पे आपकी कमांड है, लेकिन ऐसा मत करिए कि कुछ क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ दें. सभी क्वेश्चंस को करिए जिनमें हो सकता है आपने 2 पन्ने में आंसर दिया हो, उसमें भी आपको 6, 7, 8 नंबर मिल जाएंगे कभी, अगर आप अच्छा लिखते हैं
That should be the method. Any other question? Thank you very much. है भी आपका कुछ बचा? नहीं, अभी आप अभी टोटल सिलेबस और एग्ज़ाम पे फोकस करें, है ना। जो आपका फोकस होना चाहिए आपके एग्ज़ाम पे होना चाहिए, आपके सिलेबस पे होना चाहिए। आप इधर उधर अगर देखेंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं, बट देन यू शुड बी फोकस्ड, you should concentrate on what is necessary for the preparation of the exam, है ना।